नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार की राजनीति, बिहार में कोरोना, बिहार में बाढ़, बिहार की सरकार, बिहार का विपक्ष, चर्चा में यही है। लेकिन इन सब चर्चाओं को सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग के उस फैसले ने असमंजस में डाल रखा है जिसमें चुनाव होंगे और नहीं होंगे। 11 तारीख का डेडलाइन है जिसमें चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने विचार रखने के लिए कहा है और सुझाव मांगा है। चुनाव नियत समय पर होंगे ये तो स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने, पर जिस तरह से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए नीतीश कुमार जब अपना भरोसा और आत्मविश्वास लूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कहीं अंतरात्मा जागे और चुनाव की तिथियां बढ़ जाएं, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी हो गया है, वर्चुअल रैली और वर्चुअल बैठकें होने लगी हैं, उसे देखकर एक बात तो तय नजर आ रही है कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और तैयारियां चाहे जब भी चुनाव हो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर चुके हैं। जहां एक तरफ हमने आपको एनडीए की बातें बताई कि एनडीए में जबरदस्त खटपट के बाद एक बार फिर से कुछ ऐसे मुद्दे अचानक से आते चले गए जिसको लेकर के एनडीए के जो 3 घटक दल थे, आपको हम बता दें कि स्थितियां कमोबेश वैसी ही होती जा रही हैं जो 2015 में थी। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये स्थितियां कुछ अलग कहानी कह रही हैं। 2015 में आपने क्या देखा था कि 243 सीटों के लिए 2 बड़े गठबंधन आपस में भिड़े थे। तब एनडीए में 5 दल थे, उन 5 दलों में जम करके आपस में सीट शेयरिंग से लेकर के अन्य बातें हुई थी और लगभग सभी ने अपनी बातें मान ली थी। 2015 के अनुसार महागठबंधन में 3 दल थे और तीनों दलों के बीच में हल्की फुल्की आपसी चर्चा और विमर्श के बाद थोड़ा रूठने और थोड़ा मनाने के प्रक्रिया के तहत सब कुछ तय हो गया था और बड़ी ही मजबूती से एकजुटता के साथ एक मंच पर आकर के तीनों ही दलों ने चुनाव लड़ा था। 2014 में जो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस देश की राजनीति को डोमिनेट कर रहे थे, जो अमित शाह और राजनाथ सिंह पूरी तरह से लय में नजर आए थे, उनको मात दिया था महागठबंधन के 3 शेरों ने। जी हाँ, बिल्कुल उस समय उनको शेर ही कहा जा सकता है। लालू प्रसाद थे, नीतीश कुमार थे और कांग्रेस थी। आपको बता दें कि उस समय अशोक चौधरी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और स्ट्रेटजी के तहत सीपी जोशी के नेतृत्व में जम करके कांग्रेस ने अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ी। 41 सीटें मिली थी, 101 पर जदयू और आरजेडी लड़ी थी। अच्छा परिणाम आया था, 180 से ऊपर सीटें प्राप्त हुई थी। 2020 में स्थितियां थोड़ी सी अलग है। जो बड़े 2 धुरंधर जिनको बिहार की राजनीति का सिरमौर कहा जाता है, 2 बड़े स्तंभ के रूप में देखा जाता है, इनके बिना बिहार की राजनीति का ककहरा भी नहीं पढ़ा जा सकता है। ये 2 लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तब एक थे, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इन परिस्थितियों में तब भी रामविलास पासवान, मुकेश सहनी, आरएलएसपी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में थे। लेकिन इनके पूरे दमखम के बाद इतने बड़े केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नाम, मुख्यमंत्री के रूप में कई लोगों के नाम का आना और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जम करके बिहार पर फोकस होना, इन सब के बावजूद इन तीनों ने मिल करके मात दे दिया था और बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बनी थी। 180 से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2 सीटें एलजेपी और आरएलएसपी को मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी फुक काटा हो गया था। एकमात्र किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए थे जीतन राम मांझी।
इन सब बातों के बीच जो आपने स्थितियां देखी वो स्थिति बिल्कुल उलट है 2020 में। 2020 में अब महागठबंधन को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन बचेगा या रहेगा, लेकिन महागठबंधन के साथियों के पास विकल्प बहुत सीमित है। हमने आपको कई बार बताया है कि आरएलएसपी नहीं जा सकती है जब तक कि एनडीए में नीतीश कुमार है। ऐसी स्थिति में तीसरे मोर्चे में भी उसका कोई विकल्प नहीं है और तीसरे मोर्चे के भविष्य पर भी अभी कोई भी फैसला नहीं आया है या उस पर भरोसा नहीं हो पाया है। रहा सवाल महागठबंधन, तो महागठबंधन में कमोबेश सब कुछ रहने का रास्ता ही बन रहा है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी पहले से ही ऐसा लग रहा है कि वो दो नाव पे सवारी कर रही हैं और लगभग स्थितियां स्पष्ट भी हो गई हैं। जिस तरह से आपने सुना और सबसे पहले हमने खबर ब्रेक भी किया था कि किस तरह से वो महागठबंधन में होते हुए महागठबंधन के साथियों के साथ मंत्रणा करते हुए अलग अलग लोगों से भी मंत्रणा कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से अपनी बैठकें कर रहे हैं और नए समीकरण की तलाश में लगे हुए हैं। जैसा कि राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है। जीतन राम मांझी जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में अभी हैं, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के साथ बात कर रहे हैं, पप्पू यादव के साथ बात कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे में उनके आमंत्रण की कई बार बातें हो चुकी हैं। अभी इन सब बातों के बीच कहीं ना कहीं उनके अलग रहने की ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। इस बीच एक सबसे बड़ी बात हुई है कि जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान लालू प्रसाद के फॉर्मूले से निकल गया है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो एक साथ रहें और मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। ऐसा बयान राहुल गांधी ने भी वर्चुअल बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान दिया था। हमने आपको सूचनाएं दी थी। अब लालू प्रसाद के फैसले को लेकर के, उनके फॉर्मूले को लेकर के ये हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो गया है। क्या तय हुआ है इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दे दिया था। रातों रात के माध्यम से या अन्य खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा कि लगातार कल हम इन खबरों पे अड़े हुए थे। पिछले 2 दिनों से शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार के प्रभारी हैं वो आए हुए थे और उन्होंने सारी बातें लगभग स्पष्ट कर दी थी। हालांकि खबरें तो ये भी चली थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने आए हुए हैं, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने इन सब बातों का इनकार किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, मंत्रणा हो रही है, बातें हो रही हैं, दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी रहा है, बिहार में भी बैठक करने हम आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और मजबूत विकल्प के रूप में हम बिहार को एक सशक्त गठबंधन देंगे। इन सब बातों के बीच आए तो थे वो 2-3 दिनों तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने, पर अचानक से वो दिल्ली चले गए और कहा जाने लगा कि सब कुछ एक ही दिन में फाइनल हो गया है। शायद ये सोचा गया था कि बहुत कुछ अभी होगा, बहस होगी, बैठकें होंगी, लेकिन लालू प्रसाद ने एक झटके में, जैसा कि लालू प्रसाद को आप जानते हैं, एक झटके में कोई भी डिसीजन करते हैं और उस डिसीजन पर वो अमल भी करते हैं। 2015 में उन्होंने डिसीजन किया था कि कोई भी परिस्थिति हो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। ज़्यादा सीटों के बाद, दबाव बनाने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाया और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 2017 में जब नीतीश कुमार हट गए तब भी उन्होंने कहा कि बड़े घात भइल। लेकिन खैर ये सब बातें होती रहती हैं। राजनीति में अच्छे और बुरे समय आते हैं, पर आइडियोलॉजी सबसे बड़ी होती है। गांधी जी जब बैरिस्टर बन करके पढ़ाई लिखाई कर करके आए तो उस समय उनके बदन पर आपने देखा होगा कि सूट बूट कोट टाई रहा करता था, लेकिन जब भारत की आज़ादी के जंग में उन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया तो उनके तन पे एक धोती, एक लंगोटी और एक लाठी थी और इन्हीं के बदौलत उन्होंने अंग्रेज जो सबसे मजबूत थे उन्हें भगा दिया था। तो सबसे बड़ी चीज है आपकी सोच। लालू प्रसाद ने एक विकल्प दे दिया और विकल्प 2 खेमे में बट गया। जो बड़ी 2 महागठबंधन की शक्तियां घटक थे, कांग्रेस और आरजेडी, आपस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 90 के आसपास सीटें अपने खाते से, या 243 सीटों में से 90 सीटें कांग्रेस के खाते में दे दी गई हैं और 153 सीटें अपने पास आरजेडी ने रखा है। अब 153 सीटों में
क्या कुछ है आपको हम स्पष्ट करके बता देते हैं। इसमें पूरी कहानी यह है कि कांग्रेस जिसको जिसको भी, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जीतन राम मांझी हों, आरएलएसपी हों, जिनको भी चाहे उनको लेकर के अपना एक अलग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर सकती है। जितनी सीटें जिसको चाहे दे सकती हैं, जितनी अपने पास रखना चाहे रख सकती हैं। 153 सीटें जो हैं उसमें आरजेडी और वीआईपी के साथ और भी जो घटक दल आएंगे वो रहेंगे, यानी कि 2+3 का भी फॉर्मूला तय हुआ है। और इन 5 के अलावा अगर जो भी आते हैं वो आरजेडी के हिस्से में से सीट शेयरिंग करेंगे। आपको बता दें कि 2015 में जो स्थितियां थीं उन स्थितियों को लेते हुए आपने देखा होगा कि किस तरह से 41 सीट मिलने के बाद कांग्रेस के कई लोग, चूंकि कांग्रेस और भी सीटें खोज रही थी और कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के, जैसे आपने देखा होगा जदयू से भी और आरजेडी से भी चुनाव लड़े थे। चूंकि सीटों के समीकरण में ऐसा तय हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से एनडीए में भी तय हुआ था कि जब जीतन राम मांझी को कम सीटें मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से उनको कहा था कि यदि आपके यहाँ और भी कैंडिडेट बच जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, सिंबल पर लड़ सकते हैं। अब एक बार 2020 के फॉर्मूला में लालू प्रसाद की एंट्री हो गई है और इस एंट्री से उन्होंने एक बड़े घमासान को बिल्कुल आसान कर दिया है। और देखने वाली बात होगी कि शक्ति सिंह गोहिल जो आए तो थे 2-3 दिन यहां मंत्रणा करने के लिए, लेकिन अचानक से एक दिन की मीटिंग के बाद वो दिल्ली गए हैं, आला कमान से चर्चा करेंगे और क्या ये समीकरण जो है 90 सीटों का वो फाइनल करेंगे। बिहार में विकल्प अभी तक सब कुछ पर्दे के पीछे हैं, पर हमारी जानकारी के अनुसार और हमारे जो खुफिया तंत्र हैं, जो हमारे भीतर खाने से खबरें देने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि लालू के फॉर्मूले पर लालू प्रसाद ने जिस तरह के सुझाव दिए हैं, जिस तरह का प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव कमोबेश अगर देखा जाए तो मानने के लिए तैयार हो सकती है कांग्रेस। और ऐसी स्थिति में महागठबंधन एक बड़ी ही मजबूत विकल्प के रूप में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रामविलास पासवान और चिराग पासवान के सामने मजबूत विकल्प देगा और मजबूती से चुनाव लड़ेगा, जिसके परिणाम कभी भी पलड़ा इधर या इधर हो सकता है। 2015 की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन 2020 में चुनाव की परिस्थितियां अलग होगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, एलजेपी भी समझ रही है और महागठबंधन के दल भी समझ रहे हैं कि इस बार अगर चूके तो फिर आगे लंबा डगर है और वो डगर कोई लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहता, शॉर्टकट सभी अपनाना चाहते हैं। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण भोरे भोर का, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत जरूरी हैं। अंततः फैसला आप जनता जनार्दन को लेना है और आपके फैसले के साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं, पूरा बिहार खड़ा है और आपके फैसले का हम स्वागत करेंगे। आपके विचार जो होंगे वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।